Good morning, students. Today I will further continue the revision of sixth chapter of history. Indian textile in European markets. यूरोपी बाजारों में भारतीय कपड़ा. By the early 18th century, worried by the popularity of Indian textiles, wool and silk, makers in England began protesting against the import of Indian cotton textiles. 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे. In 1720, the British government enacted a legislation banning the use of printed cotton textile chintz in England. Strangely, this act was known as the Calico Act. इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया. संयोगवश इस कानून को भी कैल्को अधिनियम ही कहा जाता था. At this time, textile industries had just begun to develop in England. Unable to compete with Indian textiles, English producers wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textiles. उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे. भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादन या कपड़ा उत्पादक अपने देश के भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके. द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाज द कैल्को प्रिंटिंग इंडस्ट्री. इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैल्को छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया. इंडियन डिजाइन्स वर नाउ imitated and printed in England on white muslin or plain unveilant Indian cloth. अब सफ़ेद मलमल या बिना माड़ वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे. कंपेंशन विथ इंडियन टेक्सटाइल आल्सो लेड टू ए सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड. भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में
तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी थी। In 1764, the spinning jenny was invented by John Kane, which increased the productivity of the traditional spindles. 1764 में जानके ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। तो बच्चों, स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन थी जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमने लगती थीं। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट in 1786 revolution cotton textiles weaving। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया, जिससे सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। Cloth would now be woven in immense quantities and cheaply too। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। However, Indian textiles continued to dominate world trade till the end of the 18th century। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, द डच, the French and the English made enormous profits out of this flourishing trade। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। These companies purchased cotton and silk textiles in India by importing silver। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थीं। But as you know, Chapter 2, when the English East India Company gained political power in Bengal। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई, इट नो लॉन्गर हैड टू इंपोर्ट प्रेशियस मेटल टू बाई इंडियन गुड्स। उसे भारतीय चीजें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की जरूरत नहीं रही। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही
interest they collected revenue from peasants and zamindars in India and used this revenue to buy Indian textiles. इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। Who were the weavers? बुनकर कौन थे? Weavers often belong to communities that specialized in weaving. बुनकर आम तौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। Their skills were passed on from one generation to the next. वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। द तांती वीवर्स ऑफ बंगाल, द जुलाहज और मोमिन वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, शेल एंड कैकोला एंड देवांग्स ऑफ साउथ इंडिया आर सम ऑफ द कम्युनिटीज फेमस फॉर वीविंग। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के शालेवा कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग, ए वर्क डन मोस्टली बाय वुमेन। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था और यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। द चरखा एंड द तकली वर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट्स। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। द थ्रेड वाज स्पन ऑन द चरखा एंड रोल्ड ऑन द तकली। धागे को चरखे का पर काटकर तकली पर लपेट दिया जाता था। When the spinning was over, the thread was woven into cloth by the weaver. जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। In most communities, weaving was a task done by men. ज्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। For color textiles, the thread was dyed by the dyer known as रंगरेज। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। फॉर प्रिंटेड क्लॉथ द वीवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नॉन एज चिप्पीगर। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी।
हैंडलूम, वीविंग एंड द occupations associated with it provided livelihood for millions of Indians। जो कि ठप्पे से छपाई करते थे, हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। द डेक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, भारतीय कपड़े का पतन। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन affected textile producers in India in several ways। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। फर्स्ट, इंडियन टेक्सटाइल्स नाउ हैड टू compete with British textiles in the European and American markets। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। सेकंड, importing textile to England also became increasingly difficult since very high duties were imposed on Indian textiles imported into Britain। दूसरा ये था कि भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, English made cotton textiles successfully ousted Indian goods from their traditional markets in Africa, America and Europe। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। Thousands of weavers in India were now thrown out of employment। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। बंगाल वीवर्स वर द worst hit। English and European companies stopped buying Indian goods and their against no longer gave out advances to weavers to secure supplies। इस सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। Distressed weavers wrote petitions to the government to help them। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। What was still to come। लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने
वाले थे। By the 1813s, British cotton cloths flooded Indian markets। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। In fact, by the 1880s, 2/3 of all the cotton cloths worn by Indian were made of cloth produced in Britain। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वीवर्स but also spinners, thousands of rural women who made a living by spinning cotton thread were rendered jobless। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब होती गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपनी आजीविका चला रही थीं, वे बेरोजगार हो गईं। थैंक यू।